हाय गाइस, वेलकम अगेन इन मोसिना क्लासेस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं मार्केट सेगमेंट, मार्केट पोजीशन, मार्केट टारगेटिंग। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले मार्केट सेगमेंटेशन क्या होती है। देखिए, पहली बात क्या है कि एक मार्केट है और उन्हें उसको एक मार्केटर को सर्व करना है। ठीक है, लेकिन अब एक ही प्रोडक्ट पूरे मार्केट में तो सर्व कर नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई डिफरेंट टाइप के लोग हैं तो उनकी नीड और डिमांड भी डिफरेंट होगी। तो उसके हिसाब से मार्केट को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। यही है मोटा मोटा तौर पे मार्केट सेगमेंटेशन। अब इसको और डिटेल में समझते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और बाकी चीज़ें। तो मार्केट सेगमेंटेशन इज द एग्रीगेट ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट दिस कंज्यूमर vary in their features and buying behavior. It is thus natural that many different segment occur within a market. Very important point क्या है कि different segment होती है एक ही market के अंदर, जो बात मैंने आपको बोली थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मार्केटर यूजुअली डिवाइड द हेट्रोजीनियस। तो वो जो आपकी पॉपुलेशन होती है या मार्केट होती है वो कैसी होती है, हेट्रोजीनियस होती है। उस हेट्रोजीनियस मार्केट में एक सेक्शन होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं जिनमें यूनिक फीचर होता है। उन सेक्शंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, अलग करते हैं, ठीक है, और उनको फिर सर्व करते हैं। तो मार्केट फॉर द एनी प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट सेगमेंट ऑफ रिलेटिव होमोजीनियस फीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे होमोजीनियस फीचर्स की बात कर रहा है। कुछ जो एक पोर्शन होता है मार्केट का, उसका कैसा फीचर होता है, होमोजीनियस यानी सिमिलर टाइप का फीचर्स होता है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो इसको बेसिकली बहुत ही सिंपल वे में कह सकते हैं, इन शॉर्ट द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटिंग होल मार्केट, यानी होल मार्केट को छोटे छोटे भागों में बांट देना। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, मार्केट सेगमेंटेशन हम कर रहे हैं एज अ मार्केटर, क्योंकि प्रोसेस पूरी शुरू कहाँ से होती है मार्केटिंग की। सबसे पहले हम जानेंगे ना कि हमें सर्व किसको करना है। तो सबसे पहले हम मार्केट सेगमेंट करेंगे। ओके, तो इसका बेनिफिट क्या है, फ़ायदा क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो पहली बात तो क्या है, इट्स मेक मार्केटिंग एफर्ट मोर फोकस। सिंपल सी बात है कि हमें जिसको सर्व करना है हम उनकी पहचान कर लेंगे, तो हमारा जो मार्केटिंग एफर्ट रहेगा वो क्या रहेगा, मोर फोकस और मोर इफिशियंट हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट तो हो ही नहीं सकता आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेगमेंटेशन हेल्प द मार्केटर टू डिस्टिंग्विश कस्टमर ग्रुप फ्रॉम एन अदर, यानी कौन सा ग्रुप आपका कस्टमर है और कौन सा ग्रुप आपका कस्टमर नहीं, इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक्टिवा पे थी, ठीक है, फॉर वो किसके लिए थी, गर्ल्स के लिए थी। तो जब हम मार्केट सेगमेंट करेंगे तो हम वो गर्ल्स का जो सेगमेंट होगा वो अलग कर लेंगे, और गर्ल्स में भी कौन सी गर्ल्स, जो यंग एज की गर्ल्स रहेंगी उनको अलग कर लेंगे। यही बात ये बोल रहा है कि ये हेल्प करता है मार्केटर को सेगमेंट करने में होल मार्केट को। ओके, ये बेनिफिट भी करता है कस्टमर एज वेल। ठीक है, कस्टमर को तो बेनिफिट करेगा ही करेगा, कस्टमर को वो चीज़ मिल रही है जो वो चाहता है मार्केट सेगमेंटेशन के हेल्प से। तो डेट्स वाई ये कस्टमर के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे पॉइंट पे। कंपनीज एंड कस्टमर चूज ईच अदर। तो बेसिकली फाइनली हो क्या रहा है, कंपनी क्या कर रही है, सेगमेंट कर रही है, देख रही है हमें किसको सर्व करना है। तो इससे हो क्या रहा है, हम उनको वो चीज़ सर्व कर रहे हैं जो वो चाहते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ना, कंपनी एंड कस्टमर चूज ईच अदर, दोनों एक दूसरे को चुन लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं मार्केट सेगमेंटेशन में। ठीक है, अब इसकी बेसिस पे जाते हैं। तो सबसे पहला बेस कौन सा है, इसका चार बेस बेसिकली हमें पढ़ना है। तो पहला बेस है आपका जोग्राफिक सेगमेंटेशन, यानी हम जो सेगमेंटेशन करते हैं, यानी मार्केट को डिवाइड करते हैं जो पार्ट्स में, वो किसके बेस पे करते हैं, जोग्राफी के बेस पे कर लेते हैं। उसमें क्या क्या आ सकता है, रीजन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। ठीक है, तो देखिए जैसे जॉकी है ना, तो जॉकी शॉर्ट्स वगैरह बनाती है नॉर्थ इंडिया के अंदर नॉर्मली, लेकिन यही जॉकी जाती है जब साउथ इंडिया यानी केरला और तमिलनाडु, तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करती है, लुंगी। क्योंकि उस रीजन में क्या है, लुंगी जो है, एक जो है परिधान जो है, ड्रेस जो है, वो क्या है, प्रेस्टिजियस ड्रेस है, यानी बहुत लोग उसको पसंद करते हैं और बहुत ही वहाँ पे जो है कल्चर का एक पार्ट है लुंगी। तो डेट्स वाई वहाँ पे वो बनाती है रीज़न बेस। तो यहाँ पे इसने जो सेगमेंटेशन किया वो कैसा किया, जो कि ने वो किया है रीज़न बेस पे। इसी तरह से स्टेट बेस का एग्जांपल भी आप ले सकते हो, यूपी, महाराष्ट्र। ठीक है, अब देखिए यूपी में ठंड भी पड़ती है, गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो यूपी में जो है विंटर प्रोडक्ट की जो कंपनीज है वो भी वर्क करेंगे, वो मार्केट को सेगमेंट करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में क्या होता है, 30+ डिग्री तापमान पूरे साल रहता है, तो वहाँ उतना स्कोप नहीं होता विंटर ड्रेसेस का। इस तरह भी आप कर सकते हो, स्टेट वाइज भी हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है, जैसे अलीगढ़, वाराणसी। ठीक है, तो अब अलीगढ़ के लोगों की डिमांड कुछ और हो सकती है, वाराणसी के लोगों की कुछ और डिमांड हो सकती है। जैसे वाराणसी क्या है, बहुत ज़्यादा रिलीजियस शहर है, कल्चरल शहर है, तो उसकी अपनी एक अलग डिमांड होगी, अलीगढ़ की एक अलग अपनी डिमांड होगी।
इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका अर्बन रूरल कर सकते हैं। अब शहर की जो डिमांड होगी और वो गांव की डिमांड दोनों अलग ही होगी, सिंपल सी बात है। अब वाराणसी की जो डिमांड होगी, दरियापुर की डिमांड होगी, वो दरियापुर मेरे गांव का नाम है खैर, और वाराणसी जो मेरे होम सिटी का नाम है। तो जो वाराणसी की डिमांड होगी, दरियापुर की डिमांड होगी, वो क्या होगी, वो अलग अलग हो जाएगी आपकी। बहुत चीज़ें, अब देखिए जैसे मॉल के प्रोडक्ट्स होते हैं वो आप शहर में तो बेच सकते हो, ठीक है, मल्टीप्लेक्स शहर में तो हो सकते हैं, बट वो गाँव में तो जाएंगे नहीं, सिंपल सी बात है ना, आप खुद सोचिए। और क्लाइमेट के बेस पे भी होता है, विंटर समर, ओके। अब जो प्रोडक्ट विंटर के हैं वो विंटर में ही दिए जाएंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर सेगमेंट जहाँ पे विंटर पड़ रहा है उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो समर है उनको समर में दिया जाएगा। तो ये आपके कुछ हो गए जोग्राफिकल सेगमेंटेशन, ये पहला सेगमेंटेशन आपका है। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे पे, डेमोग्राफी, ठीक है। डेमोग्राफी में नॉर्मल सी बात है, क्या आएगा आपके, कौन कौन से फैक्टर्स आएंगे, एज फैक्टर आएगा, ठीक है। अब यंग के लिए अलग प्रोडक्ट होगा, टीन के लिए अलग होगा, ओल्ड के लिए अलग होगा। जैसे ड्रेस में ही आप देख लो, यंग ड्रेसेस अलग टाइप के होते हैं, टीन के लिए अलग टाइप के ड्रेस, टीनेजर्स के लिए अलग टाइप के ड्रेसेस पहन डिज़ाइन करती हैं कंपनीज, और ओल्ड मैन के लिए अलग टाइप का या ओल्ड वुमेन के लिए अलग टाइप का ड्रेस डिज़ाइन किया जाता है। यहाँ पे सेक्स पे भी कर सकते हैं, मेल फीमेल के, ठीक है। नॉर्मली बात है कि कोई कुर्ती है तो नॉर्मल सी बात है वो फीमेल के लिए उस मार्केट को सेगमेंट करेंगे हम एज अ मार्केट है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मार्टियर स्टेटस, यानी शादीशुदा है कि अनमैरिड है। अब शादीशुदा की डिमांड अलग होती है, अनमैरिड की डिमांड अलग होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉर्मली इंडिया की बात करते हैं तो अनमैरिड गर्ल्स जो होती हैं नॉर्मली सूट वगैरह ज़्यादा प्रीफर करती हैं पहनना, मैरिड जो होती हैं साड़ी ज़्यादा प्रीफर करती हैं। बट ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, आप कुछ भी पहन सकते हो। मेरे एग्जाम्पल देने का मतलब ये है कि नॉर्मली ये देखा जाता है कि मैरिड अनमैरिड की अपनी अलग अलग डिमांड होती है। रिलीजन बेस पे भी होता है, ठीक है। तो मुस्लिम्स की अलग होती है, हिंदूज़ की अलग होती है कई मामलों में, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल तौर पर देख सकते हो, जैसे अभी हम लोग का रोज़ा चल रहा है, रमज़ान चल रहा है हमारा, तो हम लोग को नॉर्मली जो है इफ्तार में खजूर वगैरह कंज्यूम करते हैं, तो नॉर्मली ये मुस्लिम्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं शाम को, ठीक है। इसी तरह नवरात्रि आती है आप लोगों की, तो आप लोग अलग कंज्यूम करते हो, फलहारी वगैरह जो भी आप लोग अलग लेते हो, तो ये डिफरेंट हो जाता है रिलीजन बेस पे भी। इनकम बेस पे भी हो जाता है, हाई इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप। तो ये सब हो गया आपके डेमोग्राफी के बेस। ये सारे पॉइंट याद रखें, एग्जाम्स में आ चुके हैं कई बार, ठीक है। मैच द कॉलम में करके बना के पूछ लेते हैं कई बार इसको। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तीसरे पे आते हैं। इसमें एक पॉइंट और आ जाता है, एजुकेशन लेवल भी करते हैं। एग्जाम्पल पीजी बच्चों के लिए अलग बुक्स वगैरह जो है मैन्युफैक्चर होती है, यूजी के लिए अलग। एक ही बुक थोड़ी ना पीजी में पढ़ा देंगे और यूजी में पढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। बताने के पहले मैं बता दूँ ये दिया किसने था। बेसिकली ये दिया था इमैनुअल डेनबी ने। तो ये नाम याद रखिए, कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन को किसने जो है, इस टर्म को किसने एक्सप्लेन किया था। तो ये एक्सप्लेन किया था इमैनुअल डेनबी ने, ठीक है। अब आते हैं, ये बेसिकली होता क्या है, सेगमेंट कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो बेसिकली बात किसका कर रहा है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात कर रहा है, लाइक पर्सनालिटी ट्रेट, ठीक है, कि पर्सनालिटी आपकी कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसी है आपकी। यहाँ पे देखिए सोशियो इकोनॉमिक क्लासेस की बात हो रही है, सोसाइटी किस पार्ट से आप आ रहे हो, वैल्यू सिस्टम क्या है आपका, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको याद रखना है। इसके बाद आपका चौथा आता है, वो है बिहेवियर सेगमेंट, यानी जो कंज्यूमर है उसका पैटर्न क्या है, उसका बिहेव क्या है। बेसिकली यहाँ पे बात इसकी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है हम बोल सकते हैं बाइंग बिहेवियर की बात हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है सर, इसी की बात हो रही है। अब हम आते हैं, शुरू करते हैं यूज़र स्टेटस से शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत से कंज्यूमर होंगे जो नॉन यूज़र होंगे किसी प्रोडक्ट के, या एक्स यूज़र हो गए होंगे, या पोटेंशियल यूज़र बन सकते हैं, या फर्स्ट टाइम यूज़र होंगे, या रेगुलर यूज़र होंगे। ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं सर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, मैंने नॉर्मली अपने लाइफ में जो भी फ़ोन यूज़ किया वो सैमसंग का ही नॉर्मली यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं सैमसंग का क्या हो गया, रेगुलर यूज़र हो गया, ठीक है। और जैसे मैंने कभी यूज़ नहीं किया है एप्पल, ठीक है, तो मैं क्या हो गया, एप्पल का नॉन यूज़र हो गया, ठीक है। भाई एप्पल काफ़ी महंगा मिलता है इसलिए यूज़ नहीं किया, वरना पसंद मुझे बहुत ज़्यादा है एप्पल, ओके। तो एक्स यूज़र, जैसे मैंने सैमसंग के पहले नोकिया भी यूज़ किया था, तो मैं नोकिया का क्या हो गया, एक्स यूज़र हो गया, ओके। पोटेंशियल यूज़र, फ्यूचर है मेरी इनकम बढ़ जाएगी तो मैं हो सकता है कि आपका एप्पल भी यूज़ कर लूँ, ठीक है। और मे बी जब मैं एप्पल यूज़ करूँगा तो क्या होऊंगा, फर्स्ट टाइम यूज़र होऊंगा। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यूज़र स्टेटस की बात कर रही है कि आपका स्टेटस क्या है वो प्रोडक्ट यूज़ करने के मामले में। अब आप कैसे प्रोडक्ट को यूज़ करते हो,
बल्क बायर हो या स्मॉल स्केल बायर हो या मॉडरेट बायर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपकी डेली यूजेस की कमोडिटीज़ होती हैं, यहाँ पे बेसिकली इसकी बात कर रहा है, यूजेस रेट की बात कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जो है चिप्स खाना पसंद करते हो, एग्जाम्पल तो अच्छा नहीं होता मत खाया करो, या खाते हो तो मुझे बहुत पसंद है, मैं भी छोड़ना चाहता हूँ चिप्स वगैरह। तो मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, तो मैं डेली 5 पैकेट 6 पैकेट चिप्स या कंज्यूम कर लेता हूँ, इतना नहीं करता है बट एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। और कोई जो है वो 1 या 2 डेज़ में 1 पैकेट चिप्स कंज्यूम कर रहा है, कोई जो है 2-3 पैकेट कर रहा है। तो इस तरह आप क्या करते हो, यूजेस रेट क्या है आपका, किस रेट पे आप इसको यूज़ कर रहे हो, ओके। तीसरा है ओकेज़न, रेगुलर यूज़ कर रहे हो या स्पेशल यूज़ कर रहे हो, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत से लोग रेगुलर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं या कोई स्पेशल ओकेज़न पे ही यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल परफ्यूम ले सकते हैं यहाँ पे। बहुत लोग क्या होता है डेली परफ्यूम पूरा डूब जाते हैं परफ्यूम में उसकी गहराइयों में, और कुछ लोग जो होते हैं शादी वगैरह होती है तभी यूज़ करते हैं परफ्यूम को। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हो। लॉयल्टी क्या है आपकी, आप हार्डकोर हो कि नहीं भाई मुझे तो यही चाहिए, चाहिए एप्पल, वरना मैं फ़ोन ही नहीं लूँगा, तो वो हो गया हार्डकोर। अब कुछ होते हैं स्प्लिट लॉयल, यानी 2 और मोर ब्रांड में, चलो यार एप्पल नहीं तो सैमसंग सही है, या सैमसंग नहीं तो नोकिया सही है, इस तरह के भी यूज़र होते हैं। शिफ्टिंग लॉयर, यानी मौका देखा चौका मार दिया और लॉयल्टी को शिफ्ट कर दिया आपने। स्विचर्स, यानी चेंज करते रहते हैं, ओके, कभी 2-3 महीने इसको यूज़ कर लिया फिर किसी और पे चले गए। तो ये हो गया आपका लॉयल्टी स्टेटस, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं, रेडनेस स्टेज, यानी आप प्रोडक्ट के बारे में अनअवेयर हो, अवेयर हो, इन्फॉर्म्ड हो, इंटरेस्टेड हो। कई बार ऐसा होता है कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ गया है और आप जो है उसके बारे में अवेयर ही नहीं हो, तो वो क्या है, या अनअवेयर हो या अवेयर हो जो, तो आपने रीड किया है कि नहीं, रेडनेस स्टेज को हम कहते हैं। मालूम है या नहीं पता आपको उसके बारे में, या इन्फॉर्म हुए हैं, आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, और फाइनली क्या है आपका एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ऑल डेट क्या है आपका, ठीक है। तो ये आपके हो गए चारों। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए इफेक्टिव सेगमेंट की, इस पे आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। सबसे पहले सेगमेंट क्या होना चाहिए, मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर। अब देखिए सेगमेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, अब मार्केट को डिवाइड कर रहे हैं। अब मार्केट को डिवाइड किस बेस पे कर रहे हैं, कुछ कॉमन फीचर्स के बेस पे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो डेट्स वाई जितना मार्केट में डिवाइड किया, जो भी सारा पोर्शन हो वो एक दूसरे से अलग हो, ठीक है। इसको दूसरी बात क्या है, सेगमेंट मेजरेबल हो। ऐसा ना हो कि हमने जो है बस पूरे लोगों को शामिल ही कर लिया, सेगमेंट को मेज़र कर सके कि हमने कितने सेक्शन को सोसाइटी के या मार्केट के वो जो है टारगेट किया हुआ है फाइनली, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। सेगमेंट इज इजली एक्सेसिबल, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने बहुत अच्छा सेगमेंट बना लिया लेकिन जब आप उसको डिलीवरी नहीं कर पा रहे हो तो फिर सेगमेंट क्या हो गया, बेकार हो गया। दैट्स वाई जो भी सेगमेंट बनाइए उसको आप क्या कर पाओ, इजली एक्सेस कर पाओ और सर्व कर पाओ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लानिंग करना एक अलग बात है, उसको एग्जीक्यूट करना अलग बात है। तो यहाँ बात किसकी कर रहा है, एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंटेशन शुड हैव अ एप्रोप्रिएट साइज। अब ऐसा ना हो कि सेगमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए कि आप सर्व ही ना कर पाओ, तो उसका क्या होना चाहिए, एक एप्रोप्रिएट साइज, यानी बहुत कम भी नहीं, 2-4 को तो सर्व करेंगे नहीं आप, और 2-4 100 करोड़ को भी सर्व नहीं करेंगे, तो एक क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट साइज होनी चाहिए उसकी। और क्या है, फर्दर फ्यूचर में ग्रोइंग होना चाहिए, क्योंकि भाई आप सर्व कर रहे हो या प्रोडक्ट पसंद आ रहा है तो फिर वो पूरे जो सेगमेंट में है वो सबको उसको कंज्यूम करे और यूज़ करें, इसलिए डेट्स वाई ग्रोइंग होना चाहिए। अगला आता है, इसका भाई आता है मार्केट टारगेटिंग, ठीक है। तो पहले हमने मार्केट को सेगमेंट कर लिया, नहीं मार्केट को डिवाइड कर लिया। अब डिवाइड करने के बाद क्या बात आती है, मार्केट को टारगेट करना। अ कंपनी कैन नॉट कॉन्क्रीट ऑन द ऑल द सेगमेंट ऑफ द मार्केट। जब हमने सेगमेंट बनाया तो हमें सब पे तो टारगेट नहीं करना ना, ठीक है, हमें स्पेसिफिक जो हमारे काम का है उसी पे करना है ना, तो यहाँ पे उसको हम चुनते हैं। द कंपनी कैन सेटिस्फाई ओनली ए लिमिटेड सेगमेंट। भाई एक कंपनी की रिसोर्सेज क्या है, स्केयर है, कम है, तो वो क्या करेगी, स्पेसिफिक सेगमेंट को ही क्या है सर्व करेगी। तो उसी को जो हम चुनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मार्केट टारगेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसके टाइप्स क्या होते हैं। टारगेट मार्केट एंड द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द टारगेट मार्केट इज रिफर एज मार्केट टारगेटिंग। इसी को मार्केट टारगेटिंग कहते हैं। यानी सेगमेंट हमने डिवाइड कर लिया और फिर उसको जब हमने चुना कि हमें अब ये 4 सेगमेंट बन गया एक मार्केट का, फॉर एग्जाम्पल मोटी मोटा, तो इसमें से हमें 2 को सर्व करना है। जब 2 को सर्व करने को हमने चुन लिया, वही क्या कहलाएगा, वही कहलाएगा मार्केट टारगेटिंग। आगे आते हैं, 5 पैटर्न इसके होते हैं, तो पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। पहला पैटर्न इसका है सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन, यानी एक प्रोडक्ट एक मार्केट को हम सर्व कर दिया, ठीक है। हमारा सिंगल प्रोडक्ट है और सिंगल स्पेसिफिक मार्केट है, हम उन्हीं को सर्व कर रहे हैं। P1 M1 इसका मतलब यहाँ पे हो गया आपका, ओके।
दूसरा हमारा है क्या, सेलेक्टिव सेगमेंट, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट मार्केट। P2 प्रोडक्ट फॉर M1 मार्केट, P3 प्रोडक्ट फॉर M2 मार्केट। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, वन प्रोडक्ट फॉर ऑल मार्केट, एक ही प्रोडक्ट है और सारे मार्केट को हम वही सर्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट P1, M1, M2, M3 सारे मार्केट को वही सर्व कर दे रहे हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, ऑल प्रोडक्ट फॉर वन मार्केट, सारे प्रोडक्ट एक ही मार्केट में ढकेल दिए, P1, P2, P3, तो ये क्या कर दिया, M1। तो नाम पे भी आ जाएंगे तो मार्केट सेगमेंटेशन, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, सारे प्रोडक्ट एक मार्केट में दे रहे हैं। इसके नाम पे जाइए, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, यानी प्रोडक्ट जो हमारा स्पेसिफिक है और वही सिंगल प्रोडक्ट हम सारे मार्केट को थमा दे रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं फुल मार्केट कवरेज, यानी ऑल प्रोडक्ट फॉर ऑल मार्केट। ठीक है, सारे प्रोडक्ट सारे मार्केट में हमने झोंक दिया है। ओके, अब हम आते हैं प्रोडक्ट पोजिशनिंग पे। अच्छा, अब प्रोडक्ट पोजीशनिंग क्या होती है, आपने देखिए मार्केट को सेगमेंट कर लिया और जिस सेगमेंट करने के बाद उसको टारगेट भी कर लिया, यानी चुन लिया कि आपको किसको सर्व करना है। अब आपने चुन लिया, लेकिन अभी उसने आपको नहीं चुना। किसने नहीं चुना, कंज्यूमर ने आपको नहीं चुना। ओके, तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग बात करता है कंज्यूमर के दिमाग में अपने प्रोडक्ट को सेट करने की। क्या बात करता है, फिर से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगेन आई एम रिपीटेड। अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के दिमाग में सेट करने की बात करता है। कौन करता है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग करती है, यानी प्रोडक्ट को पोजीशन करना है किसके दिमाग के अंदर, कंज्यूमर के दिमाग के अंदर। ओके, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ प्रोडक्ट इन माइंड ऑफ द कस्टमर, कंज्यूमर या कस्टमर जो भी कह लीजिए, लेकिन डिफरेंस होता है कंज्यूमर और कस्टमर में। कंज्यूमर जो होता है वो एंड यूज़र होता है, यानी प्रोडक्ट उसके बाद किसी और के पास नहीं जाएगा, वही उसको कंज्यूम कर रहा है। और कस्टमर में भी हो सकता है बीच का चैनल हो, मिडिल चैनल हो, और वो जो है आगे उस प्रोडक्ट को सेल करे, फर्दर सेल करे। बट अभी हम इस पर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इस कॉल्ड एज पोजिशनिंग, इसको हम पोजिशनिंग कहते हैं, उनके माइंड में सेट करना प्रोडक्ट को, कंज्यूमर के माइंड में। Positioning is the act of locus of the product offer in the mind of target consumer। ठीक है, कस्टमर कंज्यूमर जो कहना हो कह लीजिए। ठीक है, प्रोडक्ट जो ऑफर कर रहे हैं इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर। फाइनली ये भी क्लियर हो गया आपको, उनके माइंड में इसको सेट करना है। इन पोजिशनिंग द फर्म डिसाइड हाउ एंड अराउंड व्हाट पैरामीटर द प्रोडक्ट ऑफर हैज़ टू बी प्लेस। अब देखिए, जब हम किसी प्रोडक्ट को किसी के माइंड में सेट करते हैं ना, तो फिर हमें दिखाना पड़ता है कि भाई हमारे प्रोडक्ट में ऐसा क्या है कि जो आपकी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करेगा। जिसके बेस में हमने क्या किया था, सेगमेंटेशन किया था और फिर क्या किया था, पोजिशनिंग की थी। ठीक है, फिर सॉरी टारगेटिंग की थी, अब हम पोजीशनिंग कर रहे हैं ना, माइंड में सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसी वजह से हमने टारगेट किया था, अब बता रहे हैं कि भैया हमारा प्रोडक्ट आपकी नीड एंड वांट को क्यों सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। पोजीशनिंग अ प्रोडक्ट कैन बी पॉसिबल बाई वे ऑफ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है POD का, पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन, यानी हमारा प्रोडक्ट बाकियों से कैसे अलग है। ठीक है, जैसे कि सैमसंग बताता है कि हमारी स्क्रीन जो है वो बहुत बेटर है, एमोलेड स्क्रीन हम देते हैं, बाकी लोग नहीं देते हैं। कुछ मोबाइल कंपनीज बोलती हैं हमारा प्रोसेसर बेस्ट है। ठीक है, कुछ मोबाइल कंपनीज बोलती हैं हमसे अच्छा सेल्फी कैमरा किसी मोबाइल में नहीं है। तो वो सारे पॉइंट क्या हैं, वो सारे पॉइंट जो हैं उनके प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन है। इन्हीं पॉइंट ऑफ डिफ्रेंशिएशन के बेस पे जो है प्रोडक्ट को पोजीशन किया जाता है, कंज्यूमर के दिमाग में सेट किया जाता है। ठीक है, POD क्या होता है, आर एट्रीब्यूट और बेनिफिट अ कंज्यूमर स्ट्रांगली एसोसिएट, यानी वो बेनिफिट होते हैं जिससे कंज्यूमर क्या हो, एसोसिएट हो। यानी कहने का मतलब ये POD इनडायरेक्टली क्या है या डायरेक्टली क्या है, जैसे कहिए वो उनकी नीड एंड वांट है जो कंज्यूमर को चाहिए। ठीक है, उसी नीड एंड वांट के बेस पे हमने क्या किया है, हमने मार्केट को सेगमेंट किया था। सेगमेंट करने वाला हमें टारगेट किया था, हमें किस स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करना है, और फाइनली हम क्या कर रहे हैं, पोजीशनिंग कर रहे हैं, यानी प्रोडक्ट को कंज्यूमर के माइंड में सेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और POD होता है, एक होता है आपका पॉइंट ऑफ पेरिटी, यानी सिमिलरिटीज जो दो प्रोडक्ट के बीच में जो होती है उसको POP कहते हैं। POP उतना मैटर नहीं करता आपके लिए, बस जान लीजिए POP होता क्या है, यानी दो प्रोडक्ट उसके बीच में कुछ सिमिलरिटीज भी होती हैं, और कभी कभी सिमिलरिटीज भी ऐसा वर्क कर जाती हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट जो है सेल होता है। जैसे मान लीजिए सैमसंग ने क्या किया था, बहुत चीज़ें जो है एप्पल से कॉपी कर ली थी। ठीक है, जिसपे जो है USA कोर्ट में केस भी वो सैमसंग हार गया था। बेसिकली उसकी डिज़ाइन जो थी ना, सैमसंग वालों ने एप्पल से कॉपी कर ली थी।
शायद आपने ये केस स्टडी पढ़ी होगी। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एज अ कॉमर्स स्टूडेंट या मैनेजमेंट स्टूडेंट, आप लोग केस स्टडी खूब पढ़ा कीजिए। उससे क्या होगा ना, आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो कभी कभी पीओपी भी आपके लिए क्या काम करता है, वो भी काम करता है एज अ एडवांटेज की भाई एप्पल इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है, इतना प्रेस्टीज ब्रांड है, उसकी कॉपी जो है सैमसंग सस्ते में दे रहा है आपको, तो लोग कहते हैं अच्छा ये चीज़ मैच कर रही है, ये एप्पल में भी है, सैमसंग में भी है, हम ये सेट ले लेंगे। तो पीओपी भी मैटर करता है कभी कभी। ठीक है, ये याद रखिएगा। पीओपी आर सम फीचर और एट्रीब्यूट शेयर्ड विथ अदर ब्रांड। ठीक है, मेन कंसर्न क्या होता है, पोजिशनिंग मीन पुटिंग द प्रोडक्ट इन द प्री डिटरमाइंड ऑर्बिट, यानी जो हमने सोच लिया है, पहले हमने क्या किया, पहले हमने किया आपका सेगमेंट, और सेगमेंट को हमने क्या किया, फिर उसको की पर्टिकुलर टारगेट की ये सेगमेंट को हमें सर्व करना है, और फाइनली जो हमने किया उस ऑर्बिट को जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें जो अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं हम। ठीक है, पोजिशनिंग कनेक्ट प्रोडक्ट ऑफरिंग विथ टारगेट सेगमेंट। ठीक है, कनेक्ट कर रहा है टारगेट सेगमेंट को कि भैया हमारा ये प्रोडक्ट है, तुम्हारा नीड एंड वांट को फुलफिल करेगा, परचेस कर लो इसको। ठीक है, ऐसे नहीं बोलते हम लोग, हम दिखाते हैं कि हमारा पीओडी क्या है, पीओपी क्या है, उसके बेस से वो परचेस करेगा। कंज्यूमर बहुत चलाक होता है, बहुत समझदार होता है। आगे बढ़ते हैं। पोजिशनिंग कैन बी बेस्ट डन बाई जनरेटिंग क्लियर पीओडी। देखिए पीओडी बहुत मैटर करता है कि भैया हम क्यों ले प्रोडक्ट आपका, क्या अलग दे रहे हो हमको। ठीक है, जैसे आपका जियोमी वाले आए, रेडमी वाले आए, ठीक है, ये लोग का प्रोडक्ट मोबाइल में बिक गया, लेकिन कार्बन का नहीं बिका। क्यों नहीं बिका कार्बन का, कार्बन तो इंडियन कंपनी थी, तो हम इंडियंस ने क्यों नहीं परचेस किया, ड्यू टू द पीओडी नहीं परचेस किया, क्योंकि उसके पास कुछ अलग था ही नहीं देने के लिए हमें। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिएगा। और भाई हमें तो उनके दिमाग में अपने प्रोडक्ट की छाप छोड़नी है, चिपका देना है प्रोडक्ट उनके दिमाग में एकदम अच्छे से। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट भी। ठीक है, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट भी करनी पड़ेगी। तो गाइज अभी के लिए इतना ही। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेगमेंट क्या होता है, टारगेट क्या होता है और पोजिशनिंग क्या होता है। बहुत ही अच्छे से मैंने समझा दिया है। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। और वीडियो चाहिए आपको पेपर 2 मैनेजमेंट का तो कमेंट करके बताइए, मैं और वीडियो सारे डाल दूंगा यूनिट वाइज। ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर।